अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगही। नाजरीन, ये प्रोग्राम उन अफराद के लिए है कि जो पूरे हफ्ते की ख़बरें नहीं देख पाते अपनी मसरूफियात के बायस, वो ये प्रोग्राम देखें ताकि पूरे हफ्ते की जो ख़बरें हैं उनसे आगाह हो सकें। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज़ पर। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16%, सेहत कार्ड में सरकारी मुलाजमीन के लिए 5 पैकेजेस, 10 लाख खानदानों के लिए फूड कार्ड्स का ऐलान किया गया। गरीब खानदानों के लिए 26 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद हजम का बजट पेश कर दिया गया। सिंध असेंबली में बजट तकरीर के दौरान तहरीक इंसाफ की हंगामा आराई और शदीद नारेबाजी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तेहरान में ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। अर्जेंटाइन की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा से मुलाकात हुई। बाहमी दिफाई ताउन, तरबियत और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। जनरल नदीम रज़ा का दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने का इरादा। भारत में मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले सैकड़ों मुसलमानों के घर गिरा दिए गए। 400 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में 300 मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए। केरला में मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया। तलबा रहनुमा आयशा रीना को पुलिस सड़कों पर घसीटती रही। पंजाब का ऐवान इकबाल में 3226 अरब हजम का बजट पेश किया गया। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए, सेहत के लिए 485 अरब 26 करोड़, तालीम के लिए 428 अरब 56 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए। जनूबी पंजाब के लिए 240 अरब रुपए मुख्तस। 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मोने सलाही पर मुकदमा दर्ज। मोने सलाही की उबूरी जमानत के लिए दरखास्त दायर। कहते हैं पहले भी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर चुका हूँ, तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल 24 रुपए, डीजल 59 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई, जबकि डीजल की नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ इमरान खान की मुल्क गीर एहतजाज की कॉल। महंगाई के खिलाफ इतवार की रात 9 बजे बाहर निकलें, 10 बजे कौम को हक़ाइक़ बताऊंगा। इस तमाशे के खात्मे के लिए बाहर निकलना होगा। IMF ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का कहा, मगर हमने 10 रुपए सस्ता कर दिया। FATF का पाकिस्तान के तमाम अमली इक़दामात का एतराफ़। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने की तमाम शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान ने 34 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। दोनों एक्शन प्लान्स पर वक्त से पहले अमल दरामद हुआ। FATF का एलामिया जारी। कहा गया कि वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। बिजली बहरान में कमी के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। होटल, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स रात 11:30 बजे, शादी हॉल्स 10:30 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, हस्पताल, पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशंस, बेकरीज और दूध की दुकानें फैसले से मुस्तस्ना होंगी। इतलाक 1 माह के लिए होगा। प्री मानसून का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाराने रहमत। गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, सिब्बी और कल्लात समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से तीसरी पोजीशन छीन ली। ICC वनडे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर चला गया। न्यूजीलैंड की पहली पोजीशन बरकरार, जबकि इंग्लैंड का दूसरा नंबर। नाज़रीन, इस हफ्ते की सबसे अहम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान अपने जलसे जुलूसों में बैरूनी साजिश का जिक्र तसलसल से करते आ रहे हैं और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी हुकूमत गिराने में किसी बैरूनी साजिश का हाथ था। और उनका ये भी मुतालबा है कि अदालती कमीशन बनाया जाए और तहकीकात कराई जाए। इस हवाले से 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और उनकी तरफ से एलामिया भी जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक कोई साजिश नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद भी इदारों को इमरान खान
की तरफ से शदीद तनकीद का सामना है। कुछ दिन कबल DGISPR ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह किया कि सर्विसेज चीफ्स में से किसी ने नहीं कहा कि कोई साजिश हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई सियासी बयान नहीं दिया। सर्विसेज चीफ्स और DGISI की इनपुट जो है वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, ज़ाती राय नहीं होती। उनका ये भी कहना था कि कई मरतबा वजाहत कर चुका हूँ, मज़ीद नहीं समझता कि इस मामले पर दोबारा बात करूँगा। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं इस बारे में पहले भी एक मरतबा क्लैरिफाई कर चुका हूँ, सो आपकी वसातत से मैं एक मरतबा फिर ये बात कर देता हूँ। शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया उस बारे में ख़ास तौर पे उन्होंने रेफर किया कि जी प्रॉब्ली उन्होंने ये कहा था कि उस मीटिंग में किसी भी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये साजिश नहीं थी, किसी भी चीफ। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGISI ये तमाम मौजूद थे और उस मीटिंग में बहुत वाज़े तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं। वो 24 घंटे पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाना ही उनका काम है और 24 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज़ का इदराक रखना और उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। इस इंटरव्यू के अगले रोज़ इमरान खान ने एक मीडिया ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने कहा कि क्या DGISPR फैसला करेंगे कि साजिश हुई या नहीं हुई। ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन ये फैसला नहीं हो सकता। ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है, मुदाखलत है? पहले तो जो फैक्ट्स हैं जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, यानी कोई भी इनकी तरदीद नहीं कर सकता। 7 मार्च को डोनाल्ड लू पाकिस्तान एम्बेसी में एक ऑफिशियल मीटिंग में बैठते हैं और पाकिस्तान एम्बेसडर को कहते हैं कि अगर इमरान खान को आपने प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया, ये नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन आ रही है, तो पाकिस्तान को बड़े फेस करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किलात का धमकी देता है और अगर इसको हटा दिया गया तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। ये फैक्ट है। ये पाकिस्तान के एम्बेसडर जो वहाँ थे उन्होंने कंफर्म, उन्होंने ये जो साइफ़र है, साइफ़र का मतलब कि ये वो जो मुरासला है ये ऑफिशियल भेजते हैं एम्बेसडर सीक्रेट कोडेड मैसेज में, जिसको साइफ़र कहते हैं, फॉरेन ऑफिस को, और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर मेरे पास आता है, एक जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और एक क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर हैं सारी फोर्सेस के, और फिर जाता है एक मिलिट्री क़यादत के पास। इसके बाद मरियम नवाज जो कि नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून, उनका रद्द अमल भी सामने आया इस मामले पर। उन्होंने कहा कि इमरान साहब कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है और DGISPR को इस मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका ये कहना था कि अगर सियासी मामला था तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग्स थी उसमें बतौर वज़ीर आज़म इस मामले को क्यों लेकर गए। मज़ीद उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DGISPR को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं उन कौम से ये पूछना चाहती हूँ, फितना खान से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वज़ीर आज़म उसको क्यों लेकर गए? नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सियासी कमेटी नहीं है। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौम का सलामती का, कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है।
अब देखना ये है कि इमरान खान का ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है ये इमरान खान की सियासत को एक नई समत देगा या फिर उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया गया है उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। पेट्रोलियम प्राइसेस में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है और इस वक्त पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है वो 233 रुपये 89 पैसे हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत जो है 263 रुपये 31 पैसे तक पहुंच चुकी है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मुल्क को तबाही से बचाने के लिए ये मुश्किल फ़ैसला लिया गया। हम करना नहीं चाहते थे, हमारी मजबूरी थी, हमने बहुत मजबूरी में ये फ़ैसला किया। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 से 3 माह में कुछ मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे, हम हालात पर काबू पा लेंगे। मजीद मिफ्ताह इस्माइल ने इस हवाले से क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। कल से जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीज़ें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। मैंने कभी आज तक मुल्क की इतनी हालत में बिगाड़ नहीं देखा, जिसमें इमरान खान साहब की और इनकी टीम की नाअहली भी शामिल है, जिसका एक बहुत बड़ा हाथ है। उसके ऊपर खान साहब ने फिर कुछ ऐसी चालें चली मुस्लिम लीग नून को ट्रैप करने के लिए। इस रियासत पाकिस्तान की मईशत को भी इन्होंने ख़तरे में डाल दिया, ट्रैप में डाल दिया, जिसके अंदर आप पहले जाके IMF से मुख्तलिफ माहदे करके आए और फिर अपने माहदे की खिलाफ वर्जी करी और IMF से प्रोग्राम ख़त्म किया। उन माहदों के वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। इसलिए जो भी मुश्किल फ़ैसले होंगे हमने पहले भी किए हैं और हम अब भी करेंगे। चंद महीनों की ये मुश्किल ज़रूर होगी और हम माजरत चाहते हैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से कि ये मुश्किल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम की है, जिसके तहत 7, 8, 6 पे अगर फ़ोन करें 80 लाख गरीब तरीन पाकिस्तानी जो बिस्प में हैं उनको तो हमने 2000 रुपये एक्स्ट्रा जून में दे दिए और वो उनको अगले साल भी पैसे मिलते रहेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी और इस वक्त एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं कमर ज़मान कायरा साहब। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर ज़मान कायरा साहब, पेट्रोल प्राइसेस मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं, जो सब्सिडीज़ हैं पेट्रोल पर वो कम की जा रही हैं मुसलसल। कब तक हम तवक्को कर सकते हैं कि ये स्टेबल होंगी और कब तक हम ये तवक्को करें कि कुछ ठहराव आ जाएगा और आवाम को जो है वो कुछ सुख का सांस मिल सकेगा? देखिए, हुकूमत ने जो ये फैसले किए हैं बहुत बोझल और भारी दिल से किए गए फैसले, और ये कोई अच्छे फैसले नहीं है, मकबूल फैसले नहीं है, इसलिए कि इन फैसलों की बदौलत अवाम की जिंदगियों में तकलीफ बढ़ी है, अज़ियतें बढ़ गई हैं। सिर्फ तेल की कीमत नहीं बढ़ी, बिजली की कीमत बढ़ी है, गैस की कीमत बढ़ी है, उससे हर चीज जो है वो उसको पर लग गए हैं और लोगों की आमदन उतनी नहीं बढ़ी। हमने भरपूर कोशिश की है कि जो सबसे गरीब तबका है उस तबके को सब्सिडी दी जाए, उस तबके को रिलीफ दिया जाए, लेकिन क्योंकि हमारे लोग जनरली आदी हैं। देखिए, इस वक्त ना मुल्क के अंदर एक स्टडी ये है कि मुल्क का 80% तेल जो हम कंज्यूम करते हैं, 80% तेल टॉप के 20% लोग इस्तेमाल करते हैं जो वसाइल वाले हैं, राइट, और 20% और 80% लोग 20% तेल इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी जो मोटरसाइकिल वाला है, गरीब आदमी है, छोटा दुकानदार है, मजदूर है, तालिब इल्म है। अब ये एक दिलचस्प स्टडी है कि तेल की कीमत में 100 रुपया के करीब जो थी वो सब्सिडी मिल रही थी। अब 1 लीटर एक तेल डलवा के 70 सीसी मोटरसाइकिल में एक कारकुन, एक मजदूर, एक तालिब इल्म वो जाता है मजदूरी करने या तेल हासिल करने, तो उसको 100 रुपए सब्सिडी मिलती है। उसके मुकाबले में एक लैंड क्रूजर वाला जो 5-6 करोड़ की गाड़ी लेके आता है वो 100 लीटर तेल डलवाता है, 10,000 की सब्सिडी एंजॉय करता है। तो क्या ये सब्सिडी जारी रह सकती है? ये कैसे मुमकिन है कि सब्सिडी वाला आटा वही खाना, वही आटा मालिक खाए, वही उसका मुलाजिम खाए? ये किस तरह मुमकिन है? सो हमें जो ब्लॉक सब्सिडीज थी उनका खात्मा करके बुनियादी तौर पे टारगेटेड सब्सिडी की तरफ आना होगा। और ये जो है कि कब इसमें कमी कब होगी, यकीनन लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो फैसला किया, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नापसंदीदा फैसला है, एक मुश्किल और बुरा फैसला है। लेकिन अगर ये ना किया जाता, फर्ज करें दूसरा रास्ता ये था कि ये फैसला ना होता, फिर क्या होता? फिर ये होता कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाता। आज भी IMF हमसे कंडीशनलिटीज मनवा रहा है। IMF हमसे कोई नफा कमाने के लिए नहीं कह रहा, वो कोई नफा कमाने का इदारा नहीं है। बुनियादी तौर पे IMF दुनिया के मुल्कों को आसान कर्जे देता है, सस्ती शरह पे कर्जे देता है,
लेकिन वो आपकी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए अपने तजर्बात करते हैं। हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं। लेकिन हमने जब से हुकूमत संभाली है, अगर हम IMF से कर्ज न लेते, अगर हम उसकी शराइत न मानते, तो दूसरी तरफ रास्ता ये था कि IMF हमें जवाब दे देता, हमें सऊदी अरब से भी, चाइना से भी, दुबई से भी और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी जो मिलने वाली इमदाद है या रोल ओवर्स है या जो हमारा कर्जा हमने अदा करना है, उसमें हमें जो रियायत दे दी गई, 1 साल 2 साल की रोल ओवर दे दिया गया, वो ना मिलता तो पाकिस्तान वर्चुअली डिफॉल्ट पे खड़ा था। और डिफॉल्ट के माने क्या होते? पाकिस्तान की तिजारत बंद हो जाती। सही, IMF में जाना हमारे लिए बहुत जरूरी था कायरा साहब। IMF में की जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी सी गुजारिश कर देता हूँ कि अगर हम उस तरफ जाते तो श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है। आज पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर डीजल है, यहाँ खुदा न खास्ता को 400 रुपए लीटर होता। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कहीं चली जाती, महंगाई और बढ़ जाती। यानी उससे ये नहीं था कि वो फैसला कर दे तो बेहतरी रहती, उससे बहुत ज्यादा खराबी हो जाती। सो हमने एक बुरे फैसले को ऑप्ट किया है, एक इंतहाई बुरे फैसले से बचते हुए। ठीक, तो कायरा साहब, क्या IMF जो है वो अगली इंस्टॉलमेंट जारी करने जा रहा है? कुछ मामला जो हैं वो इस तरफ बढ़ रहे हैं? जी इंशाल्लाह हमने मेजॉरिटी में उनकी जो कंडीशनैलिटीज थी वो मीट की है। वैसे ये कंडीशनैलिटी सिर्फ IMF के फायदे की नहीं है, पाकिस्तान के फायदे की। अल्लाह करे इसे स्टेबिलिटी आ जाए। सही। और इसी तरह जो FATF के अंदर पाकिस्तान को रिलीफ मिल जाए तो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी की यही एक सूरत है। और इकोनॉमिक रिकवरी ही बुनियादी तौर पे मुल्कों की आजादी, मुल्कों की इस्तेहकाम और वहां पे दिए जाने वाले रिलीफ की सूरत बन सकती है। अगर हुकूमत को आमदन बढ़ेगी तो तभी कोई आसानी का रास्ता पैदा हो सकेगा ना, तभी जॉब्स आ सकेगी, तभी डेवलपमेंट हो सकेगी, तभी लोगों को रिलीफ मिल सकेंगे। जी अच्छा, कायरा साहब, हम देख रहे हैं कि इस तमाम सिचुएशन से इस वक्त जो है मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज्यादा सफर कर रही है। और 2008 में जब इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई बढ़ी थी तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम किया गया था कि तनख्वाहों में तकरीबन 100% के करीब जो है वो इजाफा किया गया था। तो क्या इस बार, चूंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं इस वक्त, तो क्या ऐसी कोई जो प्लानिंग की जा रही है कि तनख्वाहों में इस किस्म का इस हद तक इजाफा किया जाए कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि तनख्वाहों में इजाफा जब से हम आए 2 महीने के करीब टाइम हुआ है। 2 महीने में 30% तनख्वाहें बढ़ी है। एक वो जो वज़ीर आज़म ने हमारी हुकूमत बनते ही ऐलान किया, और दूसरा बजट में 15% के ये 2 ऐलान है। सो 30% तनख्वाहें हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। और मजीद ये कि जो एक बड़ा पुराना मुतालबा था कि तनख्वाहों के साथ जो मुख्तलिफ ग्रांट्स होती हैं या फंड्स होते हैं या पैकेजेस होते हैं, उनको तनख्वाहों में मर्ज कर देने से भी 12, 14, 15% या शायद 20% के करीब इजाफा हुआ है। तो तकरीबन ओवरऑल सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में जब से हमारी हुकूमत आई है, इन इक़दामात की बदौलत कोई 50% या 45% का इजाफा 1-2 महीने के अंदर हो चुका है। कायरा साहब, ये तो सरकारी मुलाजमीन के लिए हो गया ना, ठीक है। मैं उसमें गुजारिश जो प्राइवेट सेक्टर है उसके सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर हमने इजाफा किया है, उसकी कुल मद में इजाफा किया, फिर 2000 रुपए टारगेट सब्सिडी का ऐलान किया। फिर अब हमने जो लेटेस्ट, जब ये कीमत आखिरी बढ़ाई है, 60 लाख, पहले 80 लाख लोगों के लिए था, जो तकरीबन कोई 7-8 करोड़ लोग बनते हैं, 80 लाख घराने। अब कोई 60 लाख घरानों के लिए मजीद ये जो महंगाई का एक तूफान आ गया है, इसको एड्रेस करने के लिए, ताकि जो उमरा है, वसाइल वाले लोग हैं, हमारे टारगेट जो ना टैक्सेस के अंदर भी आप देखेंगे कि हमारा जो अटेंशन है टैक्सेस की, वो भी ये है कि उमरा से टैक्स लिए जाएं। ये जो सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटियां बढ़ाई जाती हैं, ये तो अल्टीमेटली कीमत में शामिल होकर आम आदमी पर पास ऑन हो जाती हैं। सो अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, जो कि हम लगा रहे हैं, तो आप उमरा से लेके आम आदमी की तरफ टैक्स ट्रांसफर करते हैं। यही बेहतर तरीका है और बड़े अरसे से हमारी डिमांड। सही। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो मसला है हमारा, मैं उसकी तरफ आपकी निशानदेही कराना चाहूंगी कि आबादी का जो मसला है हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल की एक मेन रीज़न भी है कि हमारे पास वसाइल कम है और आबादी उस लिहाज से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आबादी के मसले को हल करने के लिए कुछ हुकूमत जो है वो क्या कोई पॉलिसी ला रही है? जैसे चाइना में एक पॉलिसी आई, उस तरह की कोई
पॉलिसी जो है हुकूमती लेवल पर कोई इंट्रोड्यूस कराने का स्टेट उलमा का रोल नहीं है। राइट बिल्कुल, पार्लियामान एक बेहतरीन फोरम है, वो फोरम अपने फैसले करे और जो पाकिस्तान के मुफाद में है उस फैसले को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ा जाए, और कोई रास्ता नहीं है। राइट दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये ना किया हो और वो मुल्क तरक्की किया हो। Right. आप बांग्लादेश को देख लें, जब हम आजाद हुए थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों से, तो दोनों मुल्क एक ही हिस्सा थे, उनकी आबादी हमसे ज्यादा रेशो से बढ़ रही थी, आज वहाँ आबादी कंट्रोल हो गई है और आज वो हमसे आगे निकल गए। तो बड़ी सिंपल गुजारिश है, ये कोई शौक की बात तो नहीं है, ये कोई मजहब के साथ तजादुब की बात तो नहीं है, लेकिन आपने अपने हालात के मुताबिक फैसले करने हैं। ये एक बड़ा सिंपल कुलिया है, इसमें गवर्नमेंट को तमाम तबकात के साथ अग्रेसिवली जो इसकी मीडिया पॉलिसी बनानी चाहिए, एजुकेशन इसकी देनी चाहिए, उलमा को भी एंगेज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो उसको भूल जाना चाहिए, उसको एक तरफ फेंकते हुए हमें ये फैसला करना होगा। इसी तरह ये डर डर के हमारे मुल्क के अंदर हमने समझौते के तहत समझौते कंप्रोमाइज करते करते अब आज हम इन हालत को आ गए हैं कि कोई तबका हमारे कंट्रोल में नहीं रह गया। फैसले करते हुए हर बंदा डरता है। कभी आप मौलवियों से डरते हैं, कभी आप वकीलों से डरते हैं, कभी आप तलबा से डरते हैं। तो ये डर डर के, इसी तरह कभी आप तालिबान से डरते हैं, कभी किसी, तो ये नहीं चलेगा निजाम। हमने इस निजाम को चलाने के लिए अपनी पूरी अथॉरिटी, स्टेट की अथॉरिटी असर्ट करनी होगी। ठीक है, स्टेट की अथॉरिटी को असर्ट करना होगा। बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे थे। नाज़रीन, उनका ये कहना था कि हालात के मुताबिक जो है वो हमें फैसला करना होगा। उलमाए कराम को भी इस मामले पर, खासतौर पर जो आबादी का मसला है उस पर एंगेज करना होगा और जो पार्लियामेंट है उसको अपनी पावर असर्ट करना होगी। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशाबदीद नाज़रीन, और अब आपके लिए एक अच्छी खबर है कि फैटफ ने पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और इस हवाले से हिना रब्बानी खर कहती हैं कि पाकिस्तान ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम किए उसका एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं उनकी तारीफ़ की गई फैटफ में, और फैटफ ने पाकिस्तान की शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम कर लिया है। उम्मीद है कि फैटफ के फैसले से पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी। ज़रा सुनवाइएगा हिना रब्बानी खर ने इस हवाले से मज़ीद क्या कहा है। FATF has now acknowledged by consensus that all action items have been largely addressed by Pakistan. Now FATF has acknowledged completion of both action plans by Pakistan. By FATF means that Pakistan is one step away from exiting the grey list. The on-site visit is a procedural requirement. फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद इसके मईशत पर क्या असरात होंगे और IMF की पहली किस्त जारी होने के बाद हमारी जो मईशत है उसमें क्या बेहतरी आएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकनॉमिक एक्सपर्ट और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शब्बर साहब, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, सब्सिडीज़ को कम करने की कोशिश की जा रही है, जो IMF की तरफ से शराइत कहा गया था कि पूरी की जाएं, उन पर अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि IMF की जो अगली किस्त है वो रिलीज़ की जा सके। क्या IMF की किस्त जारी होने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो डेंजर जोन से बाहर आ जाएगी? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल की थोड़ी कम हुई हैं, तो शायद थोड़ी बेहतरी नज़र आए। $4-5 पर बैरल कम हुआ है जो पेट्रोल की प्राइस से। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम समझना नहीं चाहते कि IMF की किस्त आने से या IMF के प्रोग्राम के अंदर दोबारा रिवाइव होने से पाकिस्तान का बुनियादी माशी मसला हल नहीं होगा। उस सिर्फ आपको आप समझें कि आपका जो बंदा वेंटिलेटर पर है वो ICU में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है बेसिकली अपनी डिमांड को कम करना है। मतलब पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है जो कि तकरीबन 70 बिलियन से क्रॉस कर गई है, उसको हमें कम करना है। जब तक आप ओवरऑल डिमांड कम नहीं करेंगे इम्पोर्ट की, जब तक पाकिस्तान का करेंसी स्टेबलाइज नहीं होगा और पाकिस्तान की मईशत का कोई पहलू भी स्टेबलाइज नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डिमांड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है। पेट्रोल की डिमांड मुस्तकिल बढ़ रही है, BG की डिमांड मुस्तकिल बढ़ रही है। तो अगर आप ये डिमांड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और इकोनॉमी को स्लो डाउन नहीं करेंगे बाय एंड लार्ज उस तरीके से, तो फिर वो मजबूरी में स्लो डाउन होगा जो कि सही नहीं है। ये बात शायद गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही और उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जिससे डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। और आर्गूमेंट से मैं बार बार ये कह जा रहा हूँ कि आप 6 बजे बाजार बंद करें, मगर ये बाजार बंद करने में सीरियस नहीं है और इनके साथ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे।
تو یہ تو اگر یہی حالت رہی تو IMF اور نو IMF پاکستان مشکلات میں باقی رہ گئے. صحیح, یعنی ابھی بھی ہم آپ کے خیال میں آؤٹ آف ڈینجر زون نہیں آیا ہے؟ نہیں, آؤٹ آف ڈینجر زون میں تو دیکھو میری بات سنو, آؤٹ آف ڈینجر زون میں تو آپ 4 سال اگلے نہیں آنے والے ہو. اچھا, پاکستان کی جو فورن کرنسی کی پوزیشن ہے 23, 24, 25, 26 تک جو پروجیکشن IMF نے کی ہے اس میں پاکستان ڈینجر زون سے باہر نہیں آیا ہے اور پاکستان ڈینجر زون میں رہے گا. پاکستان کو اب وہ عیاشیاں اپنی جو قومی عیاشیاں ہیں وہ اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اب آپ کو صرف اپنی پاکستان کی نیشنل لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. پاکستان کا جو قومی رہنے سہنے کا طریقہ ہے وہ چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ ایز اے قوم ہمیں زندگی گزار رہے ہیں. مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بازار 12 بجے کھلتے ہیں اور رات کو 12 بجے بند ہوتے ہیں. قومی عیاشی ہے, یا وہ بند اگر آپ نہیں بند کریں گے, یا فار ایگزامپل ہمارے سب اسکولوں میں بچے کی گاڑیاں چھوڑنے جاتی ہیں امیر لوگوں کو, تو وہ گاڑیاں اسکول بس ختم ہو گئی ہے. یا فار ایگزامپل ہمارے سب کے پاس بڑی بڑی لینڈ کروزر اور پجیرو ہیں. یہ چیز اب پاکستان میں افورڈ نہیں ہو سکتی. اگر آپ پاکستان کو ان چیزوں پہ رکھتے رہیں گے تو پاکستان کو IMF یا نو IMF پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. صحیح. شبر صاحب, ایک اچھی خبر بھی ہے کہ پاکستان کے جو فیٹ ایف کی گرے لسٹ ہے اس سے نکلنے کے امکانات کافی کلیئر ہو چکے ہیں, اور ایک پازیٹیو خبر ہے اس تمام سچویشن میں. کیا اس کے آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں معیشت پر؟ کیا کچھ پازیٹیو اثرات ہو سکتے ہیں یا یہ ایک قدم ہو سکتا ہے صرف؟ دیکھو میری بات سنو, پاکستانیوں کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ پاکستانی ڈوبتے ہوئے بندے ہیں مگر وہ دکوں کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. میں نا امیدی کی بات نہیں کر رہا, مگر جو قوم اپنی ریئلٹی کو نہیں پہچانتی اور وہ یہ نہیں پہچان رہی کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, تو وہ اس کی کریکشن نہیں ہو سکتی. پاکستان کی معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی معیشت اپنی چادر سے بڑھ کر پیر پھیلا رہی ہے. تو اگر چادر سے بڑھ کے پیر پھیلائے گی مینس ہمارا جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہے اور ہمارے پاس ایکسپورٹ نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ایز اے کنٹری ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے جو ہمارا لائف اسٹائل ہے. تو ہمارے اس لائف اسٹائل کے ساتھ یہ کنٹری سروائیو نہیں کرے گا فائنینشلی اگر ہم نے اپنا لائف اسٹائل نہیں بدلا. میں دوبارہ بات کرا رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ہماری لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس بجلی بنانے کے لیے آئل کے پیسے نہیں. تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو آپ ڈالر تو بچائیں نا. آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی مہنگی آگے بازار میں بیچتے جائیں, سبسڈی کم کرتے جائیں. یہ غلط اپروچ ہے. آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ اپنے 4 بلبوں میں سے 2 بلب بند کریں. اگر آپ کے گھر میں 4 AC چل رہے ہیں تو 2 AC چلائیں. یہ تو آپ نہیں کہہ رہے, یہ تو آپ نہیں کہہ رہے. تو یہ اگر آپ نہیں کہیں گے تو نہیں چلے گا نا ملک. ایسے نہیں چلتے ملک. یہ ایک مجمع ہے لوگوں کا, ملک تو نہیں ہے نا. اب میں آپ کو 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 6 بجے بازار بند کریں, کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کیا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ صحیح. اچھا شبر صاحب جی دیکھیے, جہاں تک ایف کا سوال ہے اس کی وجہ سے ہماری تھوڑی انٹرسٹ کاسٹ کم ہو جائے گی. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو وہ بے غیرت ملک ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں نیا لون مل گیا. ہمارے ملک میں نیا لون ملنا خوشی کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیے فائنانس صاحب کہتے ہیں ویری گڈ نیوز, وی ہیو obtained a loan from امریکہ اور چائنا. اس سے زیادہ بے شرمی اور بے غیرت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بینکرپٹ ملک لون ملنے پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لون مل گیا. تو یہ جو ہماری سوچ ہے, یہ ہمارا رویہ ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے, اس کے ساتھ تو نہیں چل سکتے نا ملک. اس طرح نہیں چلتے ملک. ٹھیک. اچھا شبر صاحب تھوڑا سا آپ اسکرین کی طرف دیکھیے گا, جو آپ کی فون اسکرین ہے آپ اس کی طرف دیکھیے گا. وہ ایکچولی جو آپ کا فریم ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے. اب ٹھیک ہے؟ جی آپ ٹھیک ہے. اچھا میں نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ پٹ کرنے جا رہی ہوں. اچھا شبر صاحب, امریکہ جو ہے, امریکہ کا جو فیڈرل ریزرو ہے اس نے اپنا جو پالیسی ریٹ ہے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. تقریباً 75 بیسس پوائنٹ جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں, جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ریسیشن کی توقع کی جا رہی ہے, اس کو فورسی کیا جا رہا ہے. پاکستان پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور یہ جو ریسیشنری پیریڈ آنے والا ہے اس سے پاکستان کو کیا میز لینے چاہیے ان تمام معاملات کو فورسی کر کے؟ دیکھیے پرابلم یہ بڑھ جائے گی نا, کیونکہ ہمارا جو بنیادی ریلائنس ہے وہ US اور ویسٹ کے اوپر ہے.
एक्सपोर्ट के लिए। एग्जैक्टली। यूएस में रिसेशन आती है और इंटरेस्ट रेट वहाँ बढ़ता है और इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। तो ये जो आगे कुछ होने जा रहा है वो तो हमारे साथ मसला ये कि बुरे वक्त में और बुरा वक्त आ रहा है ना जी। हमारा अपना बुरा वक्त है और जो हमारे आगे जो हमारे लैंडर हैं, जो हमारी मार्केट्स हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो आगे रिसेशन है दुनिया की, ये हमारे लिए मसला बन रही है। तो जो हल है ना इसका, जो इस सारे मसले का हल है वो ये है कि पाकिस्तानी ये रियलाइज करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है क्या सही, और उसकी अकाउंट बनाने के बाद देखें कि अब हमें यहाँ से आगे कहाँ जाना है। हमने बहुत अच्छा काम किया है FATF के अंदर और हमने अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज कर दिया है। बट अगर हम इसी तरह चलते रहे जो हमारे बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम में बड़ी रेजिलियंस है कि वो इतनी महंगाई और इतनी खराब गवर्नेंस को बर्दाश्त कर रही है और वो पाकिस्तान की में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर रही है। मगर इसको हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये किसी भी ये जो लावा है ये किसी भी वक्त फट सकता है और वो किसी और चीज़ से फट सकता है जो पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा देगा। सही। शब्बर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कहीं ना कहीं जब तक हम कर्ज की तरफ देखते रहेंगे तब तक हमारी मईशत स्टेबल नहीं होगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़े, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो फ्यूल प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रही हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर भी आएगा और जो प्रोडक्शन है उस पर भी आएगा। तो फिर इसको इस सिचुएशन में किस तरह से करके, क्योंकि मसले का हल क्या है इस तमाम सिचुएशन में कि कैसे बढ़ाई जा सकती हैं एक्सपोर्ट्स, कैसे बढ़ाई जा सकती हैं प्रोडक्शन, कैसे बढ़ाई जा सकती है ऐसी सूरत में? मसला ये है कि पाकिस्तान की जो बुनियादी एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है, ठीक है, और टेक्सटाइल ही रहेगी आगे अगले 5-10 साल। टेक्सटाइल में आप वैल्यू एडिशन में नहीं जा सकते, वैल्यू एडिशन में नहीं जा, आप बेसिक पे जा रहे हैं। अभी वैल्यू एडिशन आपकी इंडस्ट्री नहीं आ रही, आप अप्रैल में नहीं जा रहे। दुनिया में किसी भी मुल्क में अप्रैल जो होता है या रेडीमेड जो होता है, जो आपकी क्लोथिंग होती है, वो सिर्फ उस वक्त तरक्की करती है जब उसके अंदर फीमेल लेबर आ जाए। ठीक। अगर फीमेल लेबर और हाउस होल्ड लेबर नहीं होती तो कभी वैल्यू एडिशन नहीं होती। बांग्लादेश का मॉडल देख लें, चाइना का मॉडल देख लें, वियतनाम का मॉडल देख लें, इंडिया का मॉडल देख लें। अब पाकिस्तान में जो आपका माहौल है मजहबी, माशरती, और जो आपने औरतों को घरों में बंद कर दिया है और जो माहौल सड़कों पे आपने पैदा कर दिया है पाकिस्तान में, जिस माहौल का आज माशरा पाकिस्तान का बन चुका है, उसमें कभी आप लेडीज वर्क फोर्स को नहीं इंक्लूड कर सकते। जब तक आप लेडीज वर्क फोर्स को अप्रैल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पाकिस्तान की कभी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। तो जब तक आप पाकिस्तान की माशरती और समाजी इस चीज को चेंज नहीं करेंगे, पाकिस्तान की वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ सकती। किसी भी मुल्क में 50% आबादी को अनप्रोडक्टिव रख के, बच्चे पैदा करने के लिए रख के और उनको घरों में बंद करके और उन पर पाबंदियां लगा के और उनकी बेहरमती करके अगर आप समझते हैं कि आप एवेल्यूएटेड एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लॉकेड पॉइंट है कि पाकिस्तान में खवातीन को वो मौका नहीं हासिल है। क्या आप मुझे एक्सपेक्ट करती हैं कि पाकिस्तान में कोई लड़की जो कि लोअर मिडिल क्लास की हो वो किसी लांडी कोटगी में जाके, बस पे जाके फैक्ट्री में काम कर सकती है? पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो माहौल आपने बना लिया है, जो तरीका वारदात आपका है, इसके साथ तो ये मुल्क नहीं चल सकता ना जी। एग्जैक्टली सही भाई, ये बहुत कोर इशू है हमारा शब्बर साहब, जिसकी तरफ आपने जो है वो निशानदेही की है। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि 50% की आबादी जो है जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, अगर आप उसको वर्क फोर्स नहीं बनाएंगे, उसको एम्पावर्ड नहीं करेंगे, उस पर जो उसको मौक़े फ़राहम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो मुल्क की मईशत है वो नहीं सुधर सकती, सही रास्ते पर, सही समत की तरफ गामज़न नहीं हो सकती। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।